ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो से क्लोजिंग कॉल देख रहे हैं आप। और भारतीय बाजार में इस वक्त उठापटक के बीच नतीजों का सीजन जारी है और नतीजों का सीजन पूरे जोश में है। ऐसे में लगातार रिजल्ट पर मैनेजमेंट के टेक्स और मैनेजमेंट से बातचीत कर हम आपको एक नजरिया बताते हैं किसी भी कंपनी के फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोचेस क्या हैं, डेवलपमेंट को लेकर प्लान्स क्या हैं। इसी कड़ी में एक और कंपनी के मैनेजमेंट से, एक बैंक के मैनेजमेंट से आपकी बात हम कराने वाले हैं। सिटी यूनियन बैंक के नतीजे आते हुए दिखे, नंबर्स जो हैं पॉजिटिव रहे। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 15% का इजाफा था। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम में भी हमने 14% तक की बढ़त देखी। 666 करोड़ का आंकड़ा पोस्ट किया कंपनी ने। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कटौती थी। सो ऑल इन ऑल पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स, रेवेन्यूज और साथ ही प्रॉफिट के फ्रंट पर नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़त हासिल हुई। लेकिन चलिए अब बैंक इस पर आगे किस तरह के फोकस करने वाली है, क्या डेवलपमेंट प्लान्स हैं, नतीजों को लेकर विस्तार से बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ एन कामाकोडी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर कामाकोडी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू ईटी नाउ। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो की ड्राइवर्स जो डबल डिजिट ग्रोथ आपने पोस्ट की है डिपॉजिट्स और एडवांसेस में, इसके पीछे के क्या रहे? अच्छे नतीजे पेश किए कंपनी ने, बैंक ने, उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। बताएं स्ट्रेंथ कहां से हाथ लगी? नमस्कार। बेसिकली आप इवन एक डेकेड का प्रोग्रेस देखा है तो भी हमेशा हमारा ग्रोथ रेट 2-3% जो सिस्टम के ऊपर ही रहा था। वो कोविड के बाद 2-3 साल ग्रोथ में थोड़ा मुश्किल था। एंड वो दी एलओएस इंस्टॉलेशन और अदर प्रोजेक्ट्स भी हम कर रहा था। एंड आल्सो अगले साल हम वो एमएसएमई और दी सिक्योर्ड रिटेल के लिए वो लाइक से दी वर्टिकल्स एंड कैपेसिटी क्रिएशन करके उनका कैपेसिटी एडिशन ये साल होकर वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ रेट है। उसके अलावा वो नया प्रोडक्ट्स और समथिंग लाइक दैट इट इज नॉट देयर। वो अभी गोल्ड लोन हमारा टोटल एडवांसेस में कम से कम 25-30% तक है, उनका भी परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। सो ये सब मिलकर वो अबाउट 18% ग्रोथ इन एडवांसेस आ रहा था। एंड आई थिंक दी ग्रोथ रेट बहुत साल के बाद वो 15% क्रॉस होकर वो 18% तक अभी आकर विच इज रिजल्टेड इन दी प्रॉफिटेबिलिटी आल्सो। मिस्टर कामाकोडी, अभिषेक दिस साइड। सर, अगर हम आपके एसेट क्वालिटी की बात करें तो बढ़िया इंप्रूवमेंट हमने देखा है। ग्रॉस एनपीए जो है वो करीब 3% से घट के 2.4% के आसपास आ गया है। नेट एनपीए भी हम देख रहे हैं कि 1.2% से गिर के 1% के नीचे आ गया है। क्या हम मान के चलें कि इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है अभी, और इसको कम करने के लिए आप क्या स्टेप्स उठा रहे हैं? देखिए, वो कोविड के बाद एनपी एडिशन थोड़ा ज्यादा था। एंड वो रिकवरी प्रोसीजर्स वो सरफेसी और डीआरटी में थोड़ा बैकलॉग था। वो सब अभी इकट्ठा होकर वो इंक्रीमेंटल रिकवरीज हो रहा है। वो कई क्वार्टर से ही हमारा रिकवरीज वो एडिशन के भी ज्यादा है। वो नेगेटिव रिडक्शन इन दी एनपीए में चल रहा था। वो दैट पैटर्न अभी स्पष्ट है। वो आने वाले लाइक से एटलीस्ट अनदर 3-4 क्वार्टर्स के लिए ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा करके हमारा उम्मीद है। वो पहले 10 साल पहले एक डिसीजन हम लिया था, वो नेट एनपीए परसेंटेज वो 1% के ऊपर ही हम रखेंगे करके एक डिसीजन लेकर हम काम कर रहा था। वो बाद में अभी वो 10 साल के बाद वो नेट एनपीए परसेंटेज भी अभी 1% के नीचे आया है। वो ऑलमोस्ट इन डेकेड पीरियड वो बेस्ट एसेट क्वालिटी क्वार्टर अभी ये क्वार्टर में हुआ है। एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट ये पैटर्न आने वाले क्वार्टर्स को भी ऐसा ही जाएगा करके हमारा उम्मीद है कि एसेट क्वालिटी में और आगे सुधार हो सकता है। मिस्टर कामाकोडी, एक चीज़ और कि आपके कासा रेशियो में बेहतर सुधार देखने को मिल रहा है। ये करीब 49% के ऊपर पहुंच चुका है कासा रेशियो। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी थी जिसमें आपको जो लो कॉस्ट डिपॉजिट होती है उसके मोबिलाइजेशन में मदद मिली है? देखिए, हमारा कासा लाइक से एक स्ट्रांग पैरामीटर नहीं है। वो पहले से हम आप अभी इवन वो 2 डेकेड्स का हमारा रिकॉर्ड देखा है तो भी हमारा एवरेज कासा वो मार्केट का नीचे ही हमेशा रहा था। वो लाइक से टोटल पैटर्न में
बिल्कुल टोटल चेंज वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी। वो बट वो रिटेल सेल्स को भी वो कैपेसिटी क्रिएशन कर लाइक जैसा हम एडवांसेस के लिए किया था वो लाइक से बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हम अभी बात करना चाहता हूँ। लाइक से वो हमारा टाइप ओल्ड जनरेशन बैंक्स वो लाइक से सेल्स कल्चर पहले नहीं था एंड लाइक से ओनली हमारा फोकस ऑन दी सर्विसेज में भी था। वो अलग कैपेसिटी फॉर दी लाइक से बिजनेस डेवलपमेंट के लिए पहले नहीं था। वो कैपेसिटी वो कोविड के बाद हम लाइक से क्रिएट कर वो प्लान कर लाइक से तो इन स्टेजेस वी आर एस्टैब्लिशिंग एंड उनका रिजल्ट्स अभी आने के चालू किया है, उससे वजह से हुआ है। बट मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है वो लाइक से नेक्स्ट लाइक से फ्यू क्वार्टर्स के लिए वो एवरी क्वार्टर 2-3-4% ऊपर होगा करके ऐसा मैं नहीं बोलेगा। ये फ्लक्चुएशंस के ऊपर ही भी है, बट ग्रोथ ऑन ऑल पैरामीटर्स वो स्टेप बाय स्टेप होने के लिए अभी सेल्स वर्टिकल्स अपना काम अभी शुरू किया है। वो आने वाले दिन में वो लाइक से वो पैटर्न जरूर एस्टैब्लिश होगा करके हमारा उम्मीद है। बिल्कुल मिस्टर कामाकोडी, मैनेजमेंट किस तरह से प्रिपेयर कर रहा है आगे पोटेंशियल मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क को लेकर, लेट्स से रेगुलेटरी चेंजेस को लेकर कोई कंसर्न्स अगर आ जाते हैं जो कि असेट क्वालिटी या लेंडिंग पर किसी तरह से असर डाल सकें? लाइक से आपको याद होगा लाइक से हमारा बैंक एस्टैब्लिश होकर लाइक से 121 ईयर्स कंप्लीट होकर लाइक से वी आर इनटू आवर 122nd ईयर। वो हम लाइक से 2 वर्ल्ड वार देखा है, लाइक से मल्टीपल इकोनॉमिक साइकिल्स भी देखा है, वो इवन द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस और AQR सब देखकर ये लाइक से डीएनए में वो रिस्क मैनेजमेंट का प्रैक्टिसेस बहुत स्पष्ट है। पर्टिकुलरली हमारा एक्सपोजर टू लाइक से अनसिक्योर्ड बहुत कम है, वो सिक्योर्ड के ऊपर ही हमेशा जाते रहता है। वो इवन वो इकोनॉमिक साइकिल्स के ऊपर वो स्लिपेजेस थोड़ा इधर उधर होता है तो भी फिर रिकवरी जरूर होता है। उससे वजह से ही लाइक एसेट क्वालिटी का लाइक से दी स्टेबिलिटी हमारा रिकॉर्ड में बहुत कुछ लाइक से स्टेबल है। एंड अनदर थिंग उससे वजह से हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स देखा है तो इन द लास्ट 25 क्वार्टर्स आल्सो एक्सेप्ट 2-3 years, I mean 25 years, except maybe 2-3 years, every year our return on assets had been over and above 1.5%. All such things like say वो स्टेबल लाइक से रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वो डीएन में जो चीज इंस्टीट्यूशन अभी आई मीन लाइक से लर्न होकर वो प्रैक्टिस में लेकर वो दिस स्टेबिलिटी हैड बीन कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड एंड उससे वजह से बहुत ग्रोथ और लाइक से दी कंजर्वेटिव पॉलिसीज जो चीज हम पीछे साल में लाइक से लिया था वो सब कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस वो आने वाले दिन में भी ऐसे ही जाएगा करके हमारा उम्मीद है। एब्सोल्युटली मिस्टर कामाकोडी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। आपको सिटी यूनियन बैंक को आने वाले क्वार्टर्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। चलिए, सिटी यूनियन बैंक अच्छे नतीजों के ठीक बाद मैनेजमेंट से भी उनका एक आउटलुक हमने जाना, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और भारतीय बाजार पर एक नज़र डालते हैं। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट को भी जोड़ेंगे और उनसे स्ट्रैटेजी भी समझने की कोशिश होगी, साथ ही क्लोजिंग ट्रेड्स भी ऑन द शो आपके लिए क्या कुछ है आपको क्विकली बता देते हैं। यहाँ से आगे हमारे एक्सपर्ट से हम उनके क्लोजिंग ट्रेड्स लेंगे, FNO स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे, वहीं साथ साथ ऑप्शन का एक चैंपियन हमारे खास सेगमेंट में ऑप्शन की रणनीति होगी। मार्केट एट 3 सेगमेंट होगा, BTST STBT ट्रेड्स और साथ ही इवेंट्स एंड ट्रिगर्स टू वॉच आउट फॉर। 25,600 के लेवल्स पर 153 अंकों की बिकवाली पर दिन के निचले स्तरों पर हम देख रहे हैं निफ्टी में फिलहाल कामकाज। वहीं बैंक निफ्टी में भी इस वक्त अगर आप देखेंगे ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए बेंचमार्क्स और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स। अभिषेक, जिस तरह से एक्सपेक्ट किया था, आज सुबह हम बात भी कर रहे थे कि एक ट्रंकेटेड वीक है, एक्सपायरी का दिन भी है और कल के दिन की छुट्टी, सुबह सुबह संकेत भी हमें मिल रहे थे विदेशी बाजार से, ठीक उसी तरह से एज एक्सपेक्टेड मार्केट आज पैन आउट होता हुआ दिखा है।
बिल्कुल मानसी, देखिए अक्टूबर तो बड़ा अच्छा गया बाजार के लिए, लेकिन जो नवंबर की शुरुआत हुई है वो थोड़ी कमजोर नोट पर जरूर हुई है। और आज हम देख रहे हैं कि फिर से बेयर से ग्रिप में बाजार जाता हुआ दिख रहा है। इस वक्त डील लो पर है निफ्टी, करीब 150 अंकों के आसपास की गिरावट हो गई है और 25,600 पर एक बड़ा अहम सपोर्ट है। उस सपोर्ट के आसपास ही हम कारोबार होते हुए निफ्टी को देख रहे हैं। देखते हैं कि सपोर्ट बचता है नहीं बचता है। 25,600 के नीचे अगर मान लीजिए क्लोजिंग होती है ना, तो ये थोड़ा निराशाजनक जरूर होगी और फिर से थोड़ी गिरावट बढ़ने के संकेत मिल जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल को अगर हम छोड़ दें तो सारे के सारे जो सेक्टर इंडेक्स है कमजोरी के ही संकेत दे रहे हैं। मेटल, आईटी, पावर में कमजोरी आज के सत्र में ज्यादा है। मिड कैप, स्मॉल कैप में भी आज हम नरमी का ही माहौल देख रहे हैं और जो ग्लोबल संकेत है वो भी भारतीय बाजारों को तो सपोर्ट करने काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर इस वक्त करीब 400 नीचे है। और अगर हम यूरोप के बाजारों में देखें तो वहां पर अर्निंग्स जो आए हैं, अर्निंग्स के चलते थोड़ी सी निराशा है और कमजोरी पर ही वहां पर शुरुआत हुई है। तो ये सारी की सारी चीजें नेगेटिव जरूर है, लेकिन ये जरूर है कि 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर से निफ्टी करीब करीब 450-500 नीचे आके कारोबार कर रहा है। 25,700 में हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा 25,700 के लेवल पर कॉल राइटिंग काफी ज्यादा हो रही है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो करीब 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का 25,700 पर ओपन इंटरेस्ट है। तो ये एक मेजर हर्डल हो जाता है बाजार के लिए। आज लगता नहीं कि 25,700 हम पार कर पाएंगे, मान लीजिए अगर लोअर लेवल से बाउंस बैक आता है तो भी। 25,600 एक क्रूशियल लेवल है। 100 अंकों का मैंने टाइट रेंज मैं देख रहा हूं बाजार के लिए। देखते हैं कि क्या 25,600 ब्रेक होता है। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर 25,500 की तरफ बढ़ते दिखाई देंगे। एक चीज जो चेंज हो रही है वो हो रही है कि अभी तक हमने देखा था कि बाजार में बाय ऑन डिप्स करके पैसे बन रहे थे, लेकिन अब 26,000 का जो लेवल है ना, ये भी कुछ टाइम के लिए एक टफ रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मेरा मानना है कि बाजार अगर ऊपर जाए 25,800-900 तक जाए तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। मार्केट अब धीरे धीरे उस चीज के इंडिकेशंस निश्चित तौर पर दे रहा है। किसी की अगर तेजी की पोजीशन पुरानी है, मेरा मानना है कि 25,500 तक आप बने रहिए, उसको स्टॉप लॉस लगा के। निफ्टी बैंक की बात करें तो 600 अंकों की गिरावट हम देख रहे हैं और आज फिर से जो बड़े प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीसी बैंक, ये सपोर्ट करने काम नहीं कर रहे हैं। एचडीएफसी जो 1,000 रुपए के ऊपर गया था, वहां से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होकर 990 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा। आईसीसी बैंक के शेयर में भी कमजोरी है। और अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एसबीआई को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे शेयर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगला जो सपोर्ट है निफ्टी बैंक को, वो 57,600 पर एक सपोर्ट है निफ्टी बैंक को। अगर ये सपोर्ट भी अगर ब्रेक हुआ तो आप गिरावट और बढ़ते हुए देखेंगे। और हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 58,200 के स्तर पर फिलहाल एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो पोजीशन थोड़ा सा लाइट रखें। कल की तो छुट्टी है तो अनिश्चितता क्यों लेकर जाना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर से भी संकेत थोड़े से वीकनेस के ही निकल के आ रहे हैं। तो ओवरऑल वीकनेस बढ़ने के संकेत हैं। कंसोलिडेट बाजार कर रहा था और आज हम फर्दर थोड़ा सा ब्रेकडाउन का माहौल देख रहे हैं और पिछले कुछ मिनटों में सेंटिमेंट थोड़े से और वीक जरूर हुए हैं। तो क्रूशियल सपोर्ट्स को आप वॉच कीजिए। 57,600 निफ्टी बैंक के लिए, 25,600 हम देख रहे हैं कि निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर लेवल्स टूटते हैं, अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो गिरावट बाजार में थोड़ा सा और गहरा सकती है। चलिए अपने मेहमानों को भी जोड़ते हैं। ये तो आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर और बाजार का सेटअप कैसा दिख रहा है। अभिषेक ने पूरी चर्चा आपने डिटेल्स में बता दिया है, लेकिन लक्ष्मीकांत जी से भी समझ लेते हैं और रुचि जैन से भी कि बाजार को लेकर उनका आउटलुक क्या है। सबसे पहले इंडेक्स लेवल पर ही समझते हैं। लक्ष्मीकांत जी, निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर आपका आउटलुक क्या है और आज की गिरावट को आप कैसे देख रहे हैं? प्लीज सुबह से जब से निफ्टी खुला हुआ है तब से वहां पर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से फॉर्मेशन हुए हैं चार्ट्स पर, वो लोअर टॉप लोअर बॉटम के हैं। इमीडिएट सपोर्ट 25,600 का ही है। वहां पे 20 डीएमए लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अगर उसके नीचे निफ्टी फिसलता है तो मुझे लगता है कि 25,450 तक ये गिरावट बढ़ सकती है। ये जो अगला सपोर्ट है वो हमारे सितंबर मंथ का पीक है, उसी के ऊपर से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि 25,450 से लेकर 500 एक अहम रोल अदा कर सकता है सपोर्ट के बेसिस पर। अब रेजिस्टेंस जो है वो 25,800 पर फिसल चुका है। जब तक 25,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होता है तब तक ये गिरावट बनी रह सकती है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में इन्हें कल तो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया था, बट आज भी लेकिन अगर हम आज का सत्र देखें तो यहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अभी जो इमीडिएट सपोर्ट है 57,700 का है,
उसके नीचे 57,400 का सेकंड सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो जब तक 58,600 के ऊपर बैंक निफ्टी ब्रेक थ्रू नहीं देता है तो एक रेंज बाउंड मूव एक्सपेक्टेड किया जा सकता है बैंक निफ्टी में। पिछले इंडेक्स पर ये रणनीति इस वक्त हमें मिलती हुई है। एज वी स्पीक बाजार दिन के निचले स्तरों पर है। निफ्टी बैंक में 250 अंकों की बिकवाली आप देख पाएंगे 57,852 के स्तर, और निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कमजोरी का रुझान। लेकिन देखते हैं टुवर्ड्स द सेशन क्लोजिंग क्या बाजार अपने आप को संभाल पाते हैं या नहीं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और इंडेक्स वाइज तो हम कमजोरी देख रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आज की क्या है, क्लोजिंग ट्रेड्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो बिल्कुल हमारी पैनल पर लक्ष्मीकांत शुक्ला, रुचित जैन और गौरव शर्मा भी अब जुड़ गए हैं। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल रुचित जैन के क्लोजिंग ट्रेड से शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून रुचित, स्वागत है आपका इतना स्वदेश में। बताइए आज मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पर देख रहे हैं आप? जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल नो मानसी, हम काफी बार कहते हैं कि जब मार्केट का एक ब्रॉडर ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो बाय एंड डिप की रणनीति रखनी चाहिए। और जब भी ऐसे डिप आते हैं जो हमने लास्ट 4 दिनों में मार्केट में देखा है, सो आई थिंक नो, क्योंकि ब्रॉडर ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव है, अगर मैं थोड़े से हायर टाइम फ्रेम मंथली चार्ट पे देखूँ तो निफ्टी का ट्रेंड कोई निगेट नहीं हुआ इस करेक्शन में। सो ये डिप नो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी करने के लिए। सो 2 स्टॉक्स है जो हमारे ध्यान में पोजिशनल ट्रेडर्स को हम आज रेकमेंड कर रहे हैं। एक तो डिलीवरी, आप देखें तो ऐसे मार्केट में भी एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने दिखाया है। हायर बॉटम्स बनाए हैं स्टॉक ने। 50 दिन के मूविंग एवरेज पे एक अच्छा सपोर्ट बेस फिलहाल बना हुआ है। सो जब तक ये सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है, हम ये आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट आज जहाँ पे मार्केट्स में ब्रॉडर मार्केट्स में भी सेलिंग है, फिर भी ये स्टॉक काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो एक तो डिलीवरी करंट लेवल्स पे हमें अच्छा लग रहा है। जो पोजिशनल ट्रेडर्स 460 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी कर सकते हैं 535 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहीं ना कहीं एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहे हैं पिछले कुछ महीनों में। विद इन दैट जो मिड साइज प्राइवेट बैंक्स है उनमें ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है। जो प्राइस अप मूव हुए हैं, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुए हैं, करेक्शन आ रहे हैं तो कोई भी वॉल्यूम में सेलिंग नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक विद इन द एंटायर प्राइवेट सेक्टर जो मिड साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वो हमें टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कि जहाँ पे आप पिछले हफ्ते में देखेंगे तो एक वीकली चार्ट्स पे एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट आया था। सो आज आई थिंक मार्केट के साथ साथ डिप आया है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेश पोजीशंस ऐड करने के लिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 75 के नीचे स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी 90 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 90 के टारगेट के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी की सलाह है। और 80 रुपए का भाव है तो यहाँ से ठीक ठाक गेंस आपको प्रतिशत के लिहाज से बन जाएंगे। लक्ष्मीकांत जी, आप बताइए आपकी रिकमेंडेशन क्या है, आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? जी अभिषेक जी, भले ही मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है बट अभी भी सेलेक्टेड स्पेसेस हैं जहां पर अभी भी बाइंग मोमेंटम बना हुआ है। तो उसमें से मेरा पहला रिकमेंडेशन है आईसीसीआई जनरल इंश्योरेंस। आज के सत्र में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू 2040 के ऊपर देखने को मिला था और अभी भी प्राइजेस के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम 2000 का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो यहाँ से एक अपसाइड की रिकवरी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। इसमें जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2150 के। तो आईसीसीआई जीआई खरीदने की सलाह रहेगी 2000 के स्टॉप लॉस के साथ 2150 टारगेट के लिए। जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पर हमें एक पुल बैक मूव आता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों की गिरावट के बाद यहाँ पर हमें 50 DMA के लेवल के आसपास एक स्टेबिलिटी मिलती हुई दिखाई दी है और आज के सत्र में एक पॉजिटिव अपटिक के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो मुझे लगता है कि यहाँ से भी एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है M&M में। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो है 3480 का। अगर ये लेवल्स बरकरार रहते हैं तो मुझे लगता है यहाँ से हमें अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में। और जो हमारा टारगेट है वो है 3840 का। बढ़िया है, सिर्फ 2 लेटर्स को इधर उधर कर दिया गया है और स्टॉप लॉस टारगेट निकल के आ गए हैं। 3480 रुपए का स्टॉप लॉस, 3840 का टारगेट होगा M&M के लिए। इसके भी नतीजे भी आ गए हैं और हम देख रहे हैं कि शेयर में थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट बना है। 3578 रुपए के आसपास का भाव है। और दूसरा शेयर आईसीसी लोम्बार्ड
और इसके लिए जो टारगेट होगा 2150 का होगा। 2000 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए। थोड़ा सा कंसोलिडेट करके आज ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देने की तैयारी में ये शेयर लग रहा है। 2150 के टारगेट, 2000 के टारगेट है। 2 तेजी के शेयर होंगे लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, गौरव शर्मा हमारे साथ हैं। गौरव जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून। बताइए गौरव जी, मार्केट तो थोड़ा वीक है, तो आपकी तरफ से तेजी वाले शेयर हैं या फिर मंदी के भी कुछ शेयर आप लेकर आए हैं? Good afternoon. Good afternoon to the panelists and to the viewers. Nothing on a surprising front. ये सुबह सुबह ऐसा देख के लग भी रहा था कि दैट बाजार रेजिस्ट करेगा अराउंड 800 मार्क पे, बिकॉज कल का हाई ब्रीच नहीं कर पाया और उसी तरीके से हुआ। और अभी शाम को आते आते ये अपना जो इंट्राडे का कंजेशन रेंज है उसका ब्रेकआउट दिया है। 25,550 इमीडिएट डाउनसाइड का लेवल नजर आता है और उसके बाद फिर फर्दर जो मेजर सपोर्ट्स हैं वो 25,400 के बनेंगे। ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी इंडेक्स बाय ऑन डिप्स अप्रोच के साथ हम लोग अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। वी कैरी फॉरवर्ड द सिमिलर अप्रोच, देयरफॉर स्टॉक्स हम बाइंग के लिए ही सजेस्ट करेंगे। ओवरऑल हमारा व्यू बाजार में बाय साइड का ही है। ये इनिशियल जिटर्स हैं जो सामने आ रहे हैं ड्यू टू द ऑनगोइंग वोलेटिलिटी, और हम उसको निगेट करके चलेंगे। जो पहला स्टॉक मैं सजेस्ट करना चाहूंगा व्यूअर्स को वो है GMR एयरपोर्ट्स। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आया है इस स्टॉक के अंदर। एक अच्छे मूव के बाद कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। 95 के आसपास जो ये ट्रेड कर रहा है, करंट मार्केट पे बाय की सलाह होगी। 93 रुपीज का स्टॉप लॉस और लगभग 100 रुपीज के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। दूसरा स्टॉक मैं फाइनेंशियल स्पेस से दूंगा। NBFC स्पेस पे हम ओवरऑल पॉजिटिव हैं। MFSL मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 1588-90 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, करंट मार्केट पे बाय की सलाह। 1550 का स्टॉप लॉस एंड 1665 तक के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक के अंदर। दोनों ही पोजीशंस में मैं उम्मीद कर रहा हूँ लगभग 2 से 3 दिन का अगर हम होल्डिंग पीरियड रखते हैं तो ये टारगेट्स के नजदीक आ जाने चाहिए स्टॉक्स। मैक्स फाइनेंशियल और GMR एयरपोर्ट, ये 2 टॉपिक गौरव की तरफ से निकल कर आ रही है। लेकिन चलिए बाजार इस बीच देखें तो ये गिरावट थोड़ी और बढ़ी है। करीब 150 अंकों की गिरावट निफ्टी में आ चुकी है और निफ्टी बैंक में भी 250 अंकों से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मार्केट में और कहाँ कौन कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर आपके लिए मौके निकल कर आ रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं और अलग अलग सेगमेंट भी आपके लिए लेकर आएंगे। चलो लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं, लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, रुचित जैन और गौरव शर्मा। अब बात कर लेते हैं IT स्टॉक्स की, क्योंकि आज के सत्र में ये सबसे ज़्यादा कमजोरी यहीं पर देखने को मिल रही है। पूरा ही पैक देखिए, कोफोर्ज, LTI, माइंडट्री, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और दिग्गज IT कंपनियां भी, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, ये भी आज 1 से 2% के आसपास की गिरावट दिखा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि IT स्पेंडिंग में यहाँ पर लगातार कमी देखने को मिल रही है और US के जो फेड अधिकारी के जो बयान आए थे वो भी हॉकिश साउंड कर रहे हैं। तो ये सारी चिंताएं और साथ ही FIIs की भी तो बिकवाली देखने को मिल रही। तो ये सारे IT कंपनियों पर दबाव बना रहे हैं। रुचित जैन साहब, आप बताइए IT में आज की गिरावट को आप कैसे देख रहे हैं और यहाँ से कोई टॉप पिक है क्या आप लोगों की तरफ से? इन हाउस क्या सलाह दे रहे हैं आप IT में अपने क्लाइंट्स को? फिलहाल देखिए, हमने रिजल्ट्स के आसपास एक पुल बैक मूव IT स्पेस में देखा है, बट फॉलोअप मूव अब तक आई नहीं है कि जिससे ये पुल बैक मूव है कोई बड़ा अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, ऐसे कोई साइंस नहीं है। सो IT स्पेस में हम एक वेट एंड वॉच अप्रोच रख रहे हैं। हमारे ख्याल से एक प्राइस वाइज करेक्टिव वेज शायद ये स्पेस में हो चुका है, पर एक टाइम वाइज करेक्शन नियर टर्म में पॉसिबल है कि जहाँ पे कुछ समय का कंसोलिडेशन नानो स्टॉक्स में रह सकता है। सो मोमेंटम पर्सपेक्टिव से ज्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं है, बट हम एक्सपेक्ट करेंगे थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा। और अब मार्केट की तेजी में भी देखेंगे तो जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस IT स्पेस के स्टॉक्स नहीं बन रहे, तो आई थिंक जस्ट वेट एंड वॉच मोड पे रहना चाहिए IT स्पेस में। कॉर सेक्टर है वहाँ तो वेट एंड वॉच मोड में आप सलाह दे रहे हैं, लेकिन मेटल पर भी आज काफ़ी ज़्यादा दबाव दिख रहा है। कई सारे स्टॉक्स हैं जो कमज़ोर दिख रहे हैं। जिंदल स्टील देखिए, इसके अलावा सेल, वेदांता, हिंडाल्को, ये सारे कमज़ोर हैं। आधे 1% के आसपास की गिरावट दिख रही है। इसके अलावा वेल्समन कॉप, हिंदुस्तान कॉपर, ये कंपनी हिंदुस्तान कॉपर और नाल्को, NMDC, इन स्टॉक्स में गिरावट ज़्यादा है। 2% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। लक्ष्मीकांत जी, मेटल्स पर आपकी राय क्या है? यहाँ से कुछ टॉपिक है क्या आपकी तरफ से? देखिए, डिप तो आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का जिस तरीके से कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है
वो बेरिश कैंडल है, तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म डिप 10,360 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है अभी एक दो दिनों के लिए तो वीक दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी ऐसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। मुझे जो अभी बेहतर लग रहा है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील में मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अगर इसने अपने जो स्विंग लो अभी फिलहाल नजर आ रहा है 175 का, अगर इस लेवल को बरकरार रखता है तो यहाँ से हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है टाटा स्टील में। और अगर यहाँ से पुल बैक मूव आता है और 186 के लेवल टूटते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन 195 196 का जो टारगेट है टाटा स्टील में वो आने की उम्मीद हम रख रहे हैं। ये राय टाटा स्टील पर। एक सेगमेंट जहां अच्छी मजबूती है और एक स्टॉक जहां अच्छी कमजोरी है उसका जिक्र करते हैं। रुचित, ऑयल रिफाइनर्स में आज हम मजबूती देख रहे हैं। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो दोनों ही करीब 4 से 5% की बढ़त दिखा रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड एक और स्टॉक है सोलर इंडस्ट्रीज, ये आज कमजोर है लेकिन जब भी चलता है वाइल्ड मूव्स दिखाता है काफ़ी बढ़िया बढ़त के साथ। फंडामेंटल्स पॉजिटिव हैं, गुड क्वार्टर कंपनी ने रिकॉर्ड है कि अच्छे नतीजे पोस्ट किए हैं, अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ होने का अगर बेसिस सालाना करीब 36% का दिखाया कंपनी ने और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छे हैं। गिरावट में सोलर इंडस्ट्रीज और बढ़त पर ऑयल रिफाइनर्स पर क्या राय होगी? रुचित, ये सवाल आपके लिए। आई थिंक ओवरऑल ओएमसीज में तो हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा है, पिछले कुछ समय में एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रहा है और हमें लग रहा है कि ओएमसीज में वो आउट परफॉर्मेंस आगे चल के कंटिन्यूड रहेगा एचपीसीएल बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स में। सोलर इंडस्ट्रीज का जहां तक सवाल है, नो ओवरऑल सोलर इंडस्ट्रीज में हम अभी तक थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में ही है। हमने देखा है कि डिफेंस एज अ थीम पिछले 1-1.5 हफ्ते में जो मार्केट में अपमूव आया उसमें अभी तक पार्टिसिपेशन नहीं है। सो स्टॉक ऑल तो सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट क्योंकि सेक्टोरल पार्टिसिपेशन अब तक नहीं आ रहा है तो स्टॉक में कोई बड़े मोमेंटम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं लग रहा है। सो आई थिंक यहाँ पे भी मोर एक आपके वॉच लिस्ट पे रह सकता है, जब तक कोई डिफेंस सेक्टर वाइज तेजी का कोई मोमेंटम में नहीं आता है तब तक बेटर है कि फ्रेश खरीदारी ना करे, बट यस वेट एंड वॉच मोड पे रहना चाहिए। ये राय सोलर इंडस्ट्रीज पर। ऑयल मार्केटिंग रिफाइनर्स में तेजी है और ये कन्वेक्शन पिछले कुछ दिनों से हम एटलीस्ट एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स में देख ही रहे हैं। लेकिन एक शेयर है हीरो मोटोकॉर्प, आज करीब 3.5% की गिरावट दिखाकर निफ्टी का टॉप लूजर बना है। वो भी तब जब ऑटो बिक्री के ताज़ा आंकड़े आए, आंकड़े मजबूत रहे, बावजूद इसके हीरो मोटोकॉर्प में गिरावट है। गिरावट के पीछे की सारी वजह लेकर अभिषेक है हमारे साथ। अभिषेक, हीरो मोटोकॉर्प 4.25% की गिरावट आज दिन की शुरुआत में भी इसे टच बेस किया था, वहां से गिरावट गहराती ही गई है। मानसी, देखिए हीरो मोटो चला बहुत अच्छे से, स्टॉक था, आपको याद होगा कि 4,041 रुपए के आसपास के भाव हुआ करते थे। वहां से शेयर ये एक तरफा दौड़ लगाई इसने 1,200-1,500 रुपए के आसपास की। लेकिन अक्टूबर के जो बिक्री के आंकड़े आए हैं थोड़ा सा निराश वो कर रहे हैं निवेशकों को और ट्रेडर्स को। और घरेलू बिक्री में 8% की गिरावट है, 6.5 लाख यूनिट रही है घरेलू बिक्री। और हमने निराशा क्यों हुई है, क्योंकि जीएसटी में हमने रिडक्शन देखा, 28% से जीएसटी घट के 18% हो गया हीरो मोटो की ज्यादातर पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि एंट्री लेवल की बाइक से ज्यादा कंपनी बेचती है और उसके बावजूद ये बिक्री में गिरावट आ रही है, ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। कुल टू व्हीलर बिक्री की बात करें तो करीब 6.5% के आसपास की गिरावट है, करीब 6.36 लाख यूनिट रह गई है। हमने देखा था कि जब जीएसटी में रिडक्शन का ऐलान हुआ था तमाम कंपनीज ने अपने दाम घटाने का फटाफट ऐलान किया था और हीरो मोटो ने भी जो हीरो वाली जो बाइक्स हैं उनके दाम में करीब 15,743 रुपए तक की कटौती करने का फैसला किया था। लेकिन डीलर्स को जो डिस्पैचेस हैं उसमें भी कमी आई है 6% के आसपास की, और ये 6.35 लाख यूनिट रही है। तो ये ऐसा लग रहा है कि मतलब ज्यादा आगे चिंता तो होनी नहीं चाहिए, ये एक टेम्पररी फेज कंपनी के लिए हो सकता है। कुछ आंकड़े अच्छे भी हैं क्योंकि वो भी हमें सामने रखना चाहिए। अक्टूबर में जो एक्सपोर्ट है उसमें करीब 43% के आसपास का उछाल है और एक्सपोर्ट यूनिट जो है वो 30,000 के पार निकल गया है। रिटेल बिक्री में अच्छी ग्रोथ है, अक्टूबर में करीब 9.5 लाख बाइक्स की कंपनी ने बिक्री की है और मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि जो घरेलू जो डिमांड है वो काफी मजबूत है और FY26 में अब जो बचा हुआ जो समय है उसमें ग्रोथ दमदार रहने की उन्होंने उम्मीद जताई है।
कैटलिस्ट क्या बन सकते हैं यहाँ से हीरो मोटो के लिए? एक तो ये है कि देखिए कंपनी विदेशों में लगातार प्रेजेंस अपनी बढ़ा रही है। लगभग 51 देशों में कंपनी का कारोबार फैल चुका है और जो प्रीमियम बाइक्स हैं इनकी, जो 350 सीसी से ज़्यादा वाली जो बाइक्स हैं उसकी बिक्री पर कंपनी फोकस कर रही है। उससे होगा ये कि मार्जिन प्रोफाइल थोड़ा सा बेहतर हो जाता है कंपनी के लिए। और जो त्योहारों के बाद जो शादियों का जो सीजन जो आएगा वहां से भी अच्छी बिक्री निकल के आने वाली है। और स्पेशली अगर हम रूरल इंडिया की बात करें वहां से बढ़िया सेल्स इनके ड्राइव होती है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन जीएसटी में जो कटौती का फायदा है ये सिर्फ महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की बात नहीं है। ये थोड़ा सा ना लॉन्ग टर्म में बेनिफिट जरूर करेगा हीरो मोटो को। लीडरशिप की भूमिका में भी कंपनी है। और एक और सेगमेंट जिसमें थोड़ी सी पहले कंपनी पिछड़ी हुई थी वो है ईवी वाला स्पेस, लेकिन उसमें कंपनी धीरे धीरे काफी आगे बढ़ रही है। विदा ब्रांड के जरिए कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचती है और आपको जान के थोड़ा सा ना आश्चर्य होगा कि अब ये ओला से ऊपर निकल गई है कंपनी और बिक्री के मामले में चौथे नंबर पर आ गई है ईवी सेगमेंट में भी। तो तमाम चीजें अच्छी हो रही हैं। अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो एक महीने में करीब 4-4.5% के आसपास की आपको नेट गिरावट दिखेगी और मेजॉरिटी ऑफ द फॉल आज ही आया है। 6 महीने की बात करें तो 42% का उछाल है और इसमें 42% में से हमने देखा था कि अकेले अगस्त में करीब 20% शेयर ने दौड़ लगाई थी, एक बढ़िया रफ्तार दिखी थी। 2025 में अब तक करीब 28% और एक साल की बात करें तो 11-11.5% के आसपास के रिटर्न हीरो मोटो ने अपने निवेशकों को कमा के दिए हैं। तो एक चिंता है कि ये जीएसटी रिडक्शन के बावजूद भी बिक्री क्यों नहीं बढ़ पाई, लेकिन आगे कंपनी के लिए मेरे हिसाब से कैटलिस्ट काफी सारे हैं ग्रोथ के लिए। ये सारे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गिरावट इस वक्त नजर आ रही है स्टॉक प्राइस में। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन एसबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मैनेजमेंट बात कर रहे हैं, सीधा वहीं चलते हैं। Digital initiatives which continue to gain traction. I'm happy to share that our total business has crossed 100 trillion rupees for the first time, and this shows the customers' trust in us. In fact, I would like to say that 100 trillion does not sound great. It should be 100 lakh crore rupees. Then only it sounds heavy, right? And the deposit growth, in terms of the performance, the total deposits have grown by 9.27% year on year and crossed 55 trillion, is currently for 55.92 trillion. Term deposits have grown by 9.91%. Our current account deposits have witnessed a robust growth by 17.9% year on year, and CASA deposits have grown by 8.06% year on year, with CASA ratio at 39.63%, an improvement of 27 basis points over the previous quarter. Bank's current account deposits growth has continued to remain strong during the year, despite competitive market environment. We have taken several steps to strengthen our liability franchise. Our foreign offices deposits have grown well at 11.76% on year-on-year basis. Domestic advances have grown by 12.32% year-on-year. Our RAM portfolio, again, is a milestone, has crossed 25 lakh crore mark, and the credit growth continues to be robust across all segments. SME, agriculture, and retail personal have grown by 18.78%, 14.23%, and 14.09% year-on-year respectively, all registering growth in double digits. The corporate sector has grown by 7.1%. Our foreign offices advances have also grown well by 15.04% year-on-year in rupee terms. The domestic credit deposit ratio was at 69.82% at the end of Q2 FY26, indicating sufficient headroom to address future growth requirements of the bank as well as for the economy. I'm glad to announce that we have posted quarterly net profit of 20,160 crores, which has increased by 9.97% year-on-year. Operating profit for the quarter is at 31,904 crores, which increased by 8.91% year-on-year. ROA for Q2 is at 1.17%, which has improved by 3 basis points on quarter-to-quarter basis. Our asset quality continues to be industry-leading. Our gross NPA ratio has improved by 40 basis points year-on-year and stands at 1.73% as at September 25,
and continues to be at its lowest level in over 2 decades, which demonstrates the quality of our loan portfolio. तो आप सुन रहे थे एसबीआई चेयरमैन को, जो नतीजों के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। जो बैंक के नतीजों की अगर बात करें तो यहाँ पर मुनाफा, हालांकि यस बैंक के स्टेक सेल की वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव दिखा है, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम इसमें सुधार देखने को मिला है, एसेट क्वालिटी के लेवल पे सुधार देखने को मिला, और एडवांसेस ओवरऑल भी और रिटेल लेवल पर भी एडवांसेस के जो नंबर है वो अच्छे होते हुए यहाँ पे दिखे हैं। एक बार गौरव आप बताइए, इस नतीजों के बाद एसबीआई के स्टॉक पर आपकी राय क्या बन रही है? एसयू बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा खासा अपमूव ऑलरेडी आ चुका है। आई थिंक देयर स्टॉक परफॉर्मेंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। एसबीआई का शेयर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 800 की रेंज से अभी 950 के पार चल रहा है ये शेयर, और अभी भी अपवर्ड नॉर्थ फेसिंग चार्ट है। क्लियरली बहुत ही शानदार चार्ट बना हुआ है। आई थिंक कोई भी प्राइसेस में नरमी आती है तो वहां पे उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेना चाहिए। जिन निवेशकों के पास पोजीशन है उन्हें अपनी पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। गिरावट पे बाई की सलाह रहेगी क्लियरली, यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। चलिए, और जिनके पास है वो भी यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और ऐसे ही स्टॉक्स लेकर आएंगे। साथ ही रिजल्ट का सीजन चला, लगातार रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो कुछ जो नए रिजल्ट्स आएंगे उन पर भी राय दिलवाएंगे, और कुछ सेगमेंट्स होंगे। मार्केटेड 3 होगा, फिर आगे BTST और STVT भी हम आपके लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल, और मार्केट में वीकनेस लगातार बनी हुई है, और निफ्टी की जो गिरावट है वो 160 अंकों की। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 250 अंकों के आसपास की नरमी है, और हम देख रहे हैं कि लगातार जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो मंदी के खिलाड़ियों के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 1990 शेयर इस वक्त हम देख रहे हैं कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, और 890 शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो टिल्ट आप साफ तौर पर देख रहे हैं, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की भी काफी ज्यादा पिटाई हो रही है। इस बीच आपकी स्क्रीन पर अडानी एंटरप्राइजेस के नतीजे भी आ गए हैं, और पहली जो जानकारी है वो निकल के आ रही है कि 25,000 करोड़ रुपए जुटाने को बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। देखते हैं कि बाकी आंकड़े कैसे आते हैं प्रॉफिट के, रेवेन्यू के और मार्जिन के। लेकिन ये प्राइमा फेसी फंड रेज की जो खबर है इस पर बोर्ड ने अपनी मुहर लगा दी है। अब रूट क्या होगा फंड रेज का, इस पर भी हम थोड़ा क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नतीजे आने के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में अचानक से गिरावट बढ़ी है। आज सुबह के सत्र में हमने देखा था कि अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट दोनों ने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन नंबर्स में जरूर कुछ न कुछ ऐसी चिंताजनक चीज होगी जिसके चलते ये शेयर करीब 2.5% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। एक बार पूरे नतीजे आ जाएं, लेकिन जो ही नतीजे आए हैं त्यों शेयर ने एक गोता जरूर लगाया है। 2400 रुपए के आसपास के भाव हम देख रहे हैं, 2396 रुपए तक ये शेयर गिरा, यानी कि दिन के निचले स्तर पर ये शेयर फिलहाल कारोबार कर रहा है। नंबर सामने रखे, लेकिन फटाफट पहले एक जरा व्यू ले लेते हैं गौरव जी। अडानी एंटरप्राइजेज नंबर्स में जरूर कुछ न कुछ डिस्टर्बिंग है, और हम देख रहे हैं कि नतीजों से पहले भी शेयर थोड़ा सा वीक ही था। क्या करना चाहिए शेयर में? अभी इनिशियल जो प्राइमा फेसी मूव तो डिक्लाइन का ही आया है, और अच्छा खासा डिक्लाइन आया है अपने, क्योंकि पहले स्टॉक ने एक बार ऊपर की तरफ मूव लगाया 2470 का, एंड इमीडिएटली लगभग 70-80 रुपए नीचे गिर गया है। नाउ 2400 रुपए पे। आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए फिलहाल, एक बार पूरी चीज सामने आ जाए कि अगर कुछ नतीजों में गड़बड़ी आई है तो किस फ्रंट पे आई है, क्या है, फिर एक कॉल लेनी चाहिए। फिलहाल ट्रेडर्स को सलाह रहेगी कि 2370 रुपए का एक स्टॉप लॉस ले लें। 170 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। नंबर्स थोड़े से हो सकता है कि थोड़े से कमजोर हों, उसके इंडिकेशंस मिल रहे हैं, लेकिन ये जो 25,000 करोड़ रुपए कंपनी रेज करेगी ये राइट्स इशू से रेज करेगी। राइट्स इशू यानी कि जो कंपनी के मौजूदा शेयर धारक है उनको उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में राइट्स इशू किए जाते हैं। अब ये सामने वाला जो निवेशक होता है उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो राइट्स को सब्सक्राइब करता है या नहीं करता है। लेकिन ये फंडरेज और 2.5% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा ये समझ लेते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना हो तो आपके लिए मौके कहां पर हैं। अपने साथ जोड़ेंगे ऑप्शंस के चैंपियन को।
एंजल वन की ओशो कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओशो जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, बाजार में आपने कौन से स्टॉक को चुना है और ऑप्शंस की स्ट्रेटजी क्या होगी? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। आज के दिन जिस काउंटर में एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन है एंड मार्केट के ऑपोजिटली स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में OTM 1080 के कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय है, 19 रुपीज के आसपास। 12 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड टारगेट जो एक्सपेक्टेड है वो नियरली 34 का है। जो मैक्सिमम लॉस है या मैक्सिमम रिस्क है इस सेटअप को लेकर के हैं, और मैक्सिमम 11,250 के देखने को मिल सकते हैं। बजाज फाइनेंस की तरफ से ना कुछ अच्छे कमेंट्स आए थे इनके बिजनेस को लेकर और लोन डिसबर्सल को लेकर फेस्टिव सीजन के दौरान, और उन कमेंट्स ने स्टॉक को सपोर्ट करने का काम भी किया। फिलहाल हम 1.25% के आसपास की मजबूती शेयर भाव में देख रहे हैं। आपको खरीदनी है 1080 वाली कॉल, ये मिल जाएगी आपको 19 रुपए के भाव पर। टारगेट रखिए 34 का, स्टॉप लॉस लगाइए 12 रुपए का, और अधिकतम मुनाफा जो इसमें संभव है वो है 11,250 का। अगर नुकसान होता है आपको, अगर कॉल सही नहीं पड़ी, तो फिर अधिकतम जो नुकसान होगा वो होगा 5,250 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से ये आपके लिए एक आकर्षक बेट है इस ऑप्शंस की स्ट्रेटजी में। बहुत शुक्रिया आपका ओशो जी, हमें समय देने के लिए और ये स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। फिलहाल अडानी एंटरप्राइजेस गिरावट ज़्यादा तो नहीं बढ़ी, लेकिन आंकड़े आ गए हैं इसके। मुनाफा देखिए 1,742 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,199 करोड़ रुपए, ये तो ठीक है, लेकिन आय जो है वो घटी है 22,609 करोड़ रुपए से घटकर 21,249 करोड़ रुपए का। क्या प्रॉफिट में कोई अदर इनकम का आंकड़ा शामिल है, वन टाइम कोई गेन है, इस पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन नतीजे आने के बाद निश्चित तौर पर शेयर को सपोर्ट तो मिला नहीं और गिरावट हमने देखी बढ़ते हुए। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश शेयर जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी 2% के आसपास की गिरावट हम शेयर में देख रहे हैं। लेकिन एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं टर्टल वेल्थ के रोहन मेहता। रोहन जी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। रोहन भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी न्यूज़ स्वदेश पर। आपसे जरा ना जोमैटो यानी कि इटर्नल पर व्यू चाहिए और स्विगी पर व्यू चाहिए। और व्यू इसलिए चाहिए सर क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार ये गिरावट का शिकार हो रहा है इटर्नल का शेयर। एक रिपोर्ट भी आई थी आज के सत्र में बॉर्नस्टीन की, 390 रुपए का वो टारगेट दे रहे थे, लेकिन ना तो उन रिपोर्ट से सपोर्ट मिला और ना ही जो शेयर में जो करेक्शन हम देख रहे हैं 370 रुपए के भाव से, उसमें कोई राहत की बात है। इटर्नल आपको क्या लगता है कि ये बाइंग रेंज में आ रहा है या फिर थोड़ा और सस्ता मिल जाए तो फिर खरीदारी करें इसमें? दोनों कंपनीज जो सेगमेंट पे है, प्लेटफॉर्म रिलेटेड में है, तो वी वुड एक्सपेक्ट कि ये टाइप का वॉलेटिलिटी रहेगा, बिकॉज क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स क्या होगा कि बहुत वॉलेटाइल होगा, जो तकरीबन सब एक नॉर्मल बिजनेस कंपनीज में नहीं होते हैं। सो वी विल हैव टू सी ऑन दैट लेवल। सो मेरे हिसाब से दोनों में होल्ड इज द राइट पॉइंट। एक लेवल का थोड़ा रिस्क होगा तो मे बी 10% डाउन साइड मीन्स इटर्नल मुझे अभी भी लग रहा है कि दिस इज अ गुड टाइम टू बाय। स्विगी में भी 10 to 15% डाउन साइड कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग बाय। एक चीज हमको समझना है कि ये दिस आर प्रोडक्ट्स टू स्टे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड द फास्टर दे विल मेक मनी द फास्टर इट विल बी देयर। So I think so both can be a hold but not a fresh buy right now. आप होल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास है, ये नई खरीदारी से अभी बचने की सलाह दी जा रही है। लेकिन चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक अपडेट दे देते हैं कि जब एक औरत की लड़ाई कानून और आस्था की नींव को चुनौती देती है, तब उसके साथ कौन खड़ा होगा। जंगली पिक्चर्स की नई दमदार फिल्म हक का कंपेनिंग प्रोमो आ चुका है, जिसमें यामी गौतम, धर और इमरान हाशमी एक शक्तिशाली कहानी को स्क्रीन पर जीवंत करते नजर आ रहे हैं। यह फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राजी बधाई हो और बधाई दो जैसी कहानियां देने के बाद जंगली पिक्चर्स एक बार फिर ये फिल्म लेकर आ रहा है, और ऐसे फिल्म हक जो बहस छेड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से प्रेरित हक का निर्देशन सुपर्ण वर्मा ने किया है, तो 7 नवंबर को सिनेमाघरों में देखना न भूले। एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही हैं। एक सांस में 3 बार तलाक लेना कैसे सही हो सकता है सर? तुमने न सिर्फ कौम के साथ गद्दारी की है बल्कि काफिरों का साथ दिया है।
सेक्युलर लॉ की आड़ में शरीयत का मजाक बनाया जा रहा है और हम देखते रह जाएंगे। इसे बचाना हमारा फर्ज है। In association with SBI, best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब है। 160 अंकों से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी में दिख रही है। बैंक निफ्टी में भी इस वक्त अब गिरावट थोड़ी और ज़्यादा बढ़ी है, तो ये गिरावट बढ़ती जा रही है। दिन के निचले स्तरों पर देख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में करीब करीब 250 अंकों की गिरावट दिख रही है। लेकिन चलिए, कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर एक्शन ज़्यादा दिख रहा है, शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। ऐसे कुछ स्टॉक्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो कैनरा बैंक, यहाँ पर भी ठीक ठाक खरीदारी, हालांकि हल्की तेजी है, लेकिन नए कुछ शॉर्ट कवर हो रहे हैं और नए लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनते दिख रहे हैं। गौरव, कैनरा बैंक के चार्ट को देखकर बताइए कैसा लग रहा है? क्या वाकई इसमें स्ट्रेंथ है? क्या वॉल्यूम के साथ ये शॉर्ट कवर्ड हो रहे हैं? क्या बिल्कुल बरकरार है कैनरा बैंक के स्टॉक में। एसबीआई और कैनरा बैंक के दो बेस्ट परफॉर्मिंग पीएसयू बैंक्स हैं और अभी भी दोनों के अंदर स्ट्रेंथ पूरी बरकरार है। आई थिंक ये आगे अपना ये दोनों ही शेयर्स कंटिन्यू भी करेंगे। कैनरा बैंक 140 के भाव के आसपास चल रहा है, तो पूरी तरीके से आज केवल एक पॉज है, वो भी बाजार के चलते है। 150 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग है और इसमें एक फ्लैटिश नोट पे चल रहा है। तो आई थिंक आउट परफॉर्मेंस क्लियरली विजिबल है कैनरा बैंक के शेयर में आज के दिन में भी। तो ये जो तेजी चल रही है पीएसयू बैंकों की एक्सटेंड हो सकती है और कैनरा बैंक और एसबीआई दोनों यहाँ पर गौरव को पसंद है। लेकिन अब वक्त हो चुका है हमारे खास सेगमेंट का, मार्केट एट 3 का। और मार्केट एट 3 के साथ हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला मौजूद है। आनंद, बताइए कौन से स्टॉक्स है जहां पर एक्शन दिख रहा है? जी हाँ विश्व मोहन, अभी तक के बाजार की तरफ देखें तो आज बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है और सेक्टर की बात करें तो रियल्टी सेक्टर पर दबाव देखने को मिल रहा है। नाल्को की बात करें, मोइल की बात करें, एनएमडीसी, इन तीनों शेयरों में 2 से 3% की आज गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें तो टीबीओ टेक का शेयर देखिए 8% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है और औसत से करीब 60 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं 3M इंडिया की बात करें तो 17% की शानदार तेज़ी दिख रही है शेयर में आज और नतीजे अच्छे आए थे। कंपनी के मुनाफे में करीब 43 से 44% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी और जो वॉल्यूम है वो औसत से करीब 40 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सिटी यूनियन की बात करें तो 15% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। कंपनी के नतीजे जो थे दूसरी तिमाही के वो अच्छे आए थे, अनुमान से बेहतर आए थे, जिसके चलते शेयर में आज 15% की अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और औसत से 11 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। कई सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। एसबीआई के नतीजों की बात करें तो बैंक के जो नतीजे हैं वो अनुमान से बेहतर आए हैं। जो मुनाफा है वो करीब 10% बढ़ा है। साथ ही साथ एनपीए की बात करें तो एनपीए घटा है। ग्रॉस एनपीए 1.83% से घटकर अब 1.73% पर आ गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। साथ ही साथ नेट एनपीए में भी गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते आज शेयर हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। वहीं एमएनएम के नतीजों की बात करें तो एमएनएम के नतीजे भी अनुमान से बेहतर आए हैं। जो मुनाफा है वो करीब 20% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ आय की बात करें तो आय में भी 21% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आय 21% बढ़कर 35,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। साथ ही साथ एबिडा मार्जिन जो है 18.2% से बढ़कर 18.4% पहुंच गया है, जिसके चलते शेयर आज करीब 1.5% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। खबरों की बात करें तो डायनामेटिक टेक पर खबर आई है 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए कंपनी ने करार किया हुआ है और ये जो करार है वो बेल और एलएनटी के कंसोर्शियम के साथ किया है, जिसके चलते शेयर में आज शानदार करीब 6% की तेजी देखने को मिल रही है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। बजाज ऑटो पर सिटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। बिकवाली की राय दी थी और बिकवाली की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य जो दिया है वो दिया है 7,900 का और हमने देखा था कि जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आए थे उसमें घरेलू 2 व्हीलर में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 2% की गिरावट देखने को मिली थी, जिसके चलते आज शेयर कमजोरी पर कारोबार करता नजर आ रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में एक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स है और कई सारे स्टॉक्स है जहां पर भरपूर एक्शन दिख रहा है। शुक्रिया आनंद ये पूरी डिटेल्स लेकर आने के लिए। लेकिन चलिए, हम एसबीआई की बात कर रहे थे, ब्रेक से पहले भी हमने चर्चा की थी इस पर और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आपको सुनवाया था। लेकिन अब एसबीआई ने अपने क्रेडिट ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ाकर 12 से 14% के रेंज में ला दिया है। जो क्रेडिट ग्रोथ का गाइडेंस है जो पहले 11% था, तो उनको लग रहा है कि जो क्रेडिट फ्रंट पर यहाँ पर ग्रोथ अच्छी आगे दिख सकती है। और बैंक ने ये
भी कहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ उनको कॉर्पोरेट लोन में दिख रही है, और जो सेकेंड हाफ होगा वो बैंक के लिए, जो फाइनेंशियल ईयर का सेकेंड हाफ होगा वो बैंक के लिए और भी ज़्यादा बेहतर होगा। इस कमेंट्री को आप कैसे देखते हैं रोहन, और फंडामेंटली ये कैसा दिखता है एसबीआई और ओवरऑल पीएसयू बैंक्स पर? पूरी आपकी राय चाहिए सर। मीन्स फर्स्ट में पीएसयू बैंक की बात करूं तो आई थिंक सो पीएसयू बैंक इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर, कोई डाउट ही नहीं है। और उसमें सेगमेंट में हमको पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे हम होल्डिंग भी है कि बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे एवरीथिंग इज अवेलेबल राइट नाउ। स्पेसिफिकली एसबीआई की बात करें, रिजल्ट हैज बीन गुड, इट इज नाउ द बिगेस्ट बैंक ऑन द वे ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। मैं आपको एक सिंपल सी वैल्यू की डिफरेंस बताता हूँ। इन 2010 एसबीआई वाज एट 300 रुपीज विद 12,000 crore of PAT, and right now SBI is nearly about 85,000 crore of PAT with 900, तो प्रॉफिट तकरीबन 8 टाइम्स बढ़ा है और प्राइस 3 टाइम्स बढ़ा है। और ये सब ऑलमोस्ट एवरी पीएसयू में एक बहुत बड़ा गैप का अंतर है। तो आई थिंक सो एवरेज पीएसयू इज ट्रेलिंग एट 8 to 9 टाइम्स ऑफ अर्निंग। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है कि डबल भी अर्निंग होता है। तो यहाँ से एवरेज ऑल द पीएसयू, स्पेसिफिकली इंडियन बैंक, एसबीआई और फेडरल बैंक हमारी टॉप पिक है। का टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ, इस पर रखेंगे नज़र। लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं मोमेंटम बेस्ड कामकाज, भले ही इंडेक्स वाइज मार्केट में गिरावट हो। स्विगी और इटर्नल के चार्ट्स को एक बार पुल अप करना चाहिए। आज सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी इसमें, और ब्रोकरेजेस रिपोर्ट और अपनी कवरेज इनिशिएट कर रहे हैं फूड डिलीवरी स्पेसेस में, एंड बोथ ऑफ इट में टारगेट्स भी रिवाइज किए हैं। टारगेट्स की अगर बात करें, इनफैक्ट इटर्नल करीब 2.5% की गिरावट दिखा रहा है, लेकिन स्विगी के स्टॉक प्राइस में इस वक्त मजबूती नजर आती है। गौरव, एनी टेक्स स्विगी वर्सेस इटर्नल? अगेन मेरा सिमिलर व्यू ही होगा मानसी, जो मैं पहले से बरकरार रख रहा हूँ। आई स्टिक विद इटर्नल। गिरावट आ रही है जो कि मोस्ट वारंटेड भी थी। 300 के नीचे का कोई भी भाव दिखाई देता है तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर करना चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स की एक क्लियर सलाह रहेगी इटर्नल पे। ये राय फिलहाल मिलती हुई आज के सत्र में वॉलेटाइल मार्केट में क्या फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक बास्केट संभालने का काम कर रहा है? नहीं, आज फार्मा स्पेस में भी गिरावट है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स को पुल अप करना चाहिए, लेकिन ओवर द वीकेंड फार्मा सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स हैं जिसके नतीजे आने वाले हैं। सन फार्मा के नंबर्स कल आने वाले हैं, और साथ ही अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे 6 नवंबर को आते हुए दिखेंगे। इन्हीं के साथ जब वापस से बाजार की शुरुआत होती हुई दिखेगी गुरुवार को 6 नवंबर को, ऑफ कोर्स अपोलो हॉस्पिटल पर एक रिएक्शन आता दिखेगा। सन फार्मा के स्टॉक प्राइस पे भी एक मूवमेंट आती दिखेगी। कल बाजार बंद है, लेकिन कल के सत्र में सन फार्मा, ग्रासिम जैसी निफ्टी की दिग्गज बड़ी कंपनियों के नंबर्स स्लेटेड हैं। रोहन, गुड आफ्टरनून। आपसे जानना चाहेंगे फार्मा स्पेस में, एंड व्हेन वी से फार्मा, पूरे बास्केट को हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी हॉस्पिटल में क्या कहीं कन्विक्शन बन रहा है? आज गिरावट है, गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए? रोहन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये सवाल आपके लिए। या सॉरी, हाँ, सो फार्मा एज ऑफ नाउ डजंट लुक एनीथिंग इंटरेस्टिंग। हॉस्पिटल में अभी भी हमारा रुचि है यथार्थ। फोर्टिस इज लुकिंग बेटर हेल्थ केयर में, पर फार्मा अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस कर रहा है। सो वी विल वेट फॉर द टाइम, बट स्टिल देयर इज वन कंपनी जो हमको बहुत अच्छी लग रही है, दैट इज समवेयर अराउंड ऑन टू द पॉइंट, इज औरो इज अ बिट इनटू अ वैल्यू प्रपोजिशन। तो हम वेट कर रहे हैं उसका रिजल्ट और कैसे आउट परफॉर्म करे, पर ओवरऑल नॉट अ गुड सेक्टर टू राइट नाउ इन्वेस्ट इन। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसे वॉच लिस्ट में ही रखा जाए, और काफ़ी सारे अन्य सेक्टर्स हैं जिस पर फोकस किया जा सकता है। आज के सत्र में सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कमजोरी। इनफैक्ट फिलहाल हर सेक्टर में बिकवाली है। सरकारी बैंक का कीमा कुछ हद तक बाजार को संभालने का काम कर रहा है, लेकिन टेक्सटाइल मार्केट का काफ़ी वीक है, जिसके चलते गिरावट ज़्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है। ऑन दैट नोट, एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे, BTST, STBT ट्रेड्स और इवेंट्स ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। निफ्टी की बात करें तो 25,600 के अहम सपोर्ट के इर्द गिर्द ही
निफ्टी कारोबार कर रहा है, हल्का सा नीचे है, 165 अंकों की गिरावट है। देखते हैं कि क्या 25,600 निफ्टी बचा लेता है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 250 अंकों के आसपास की नरमी फिलहाल हम देख रहे हैं और पिछले घंटे भर से ज्यादा समय हो गया एक रेंज में ही आपको बाजार घूमता हुआ दिखाई देगा। लेकिन चलिए कुछ और शेयरों के बारे में जरा चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आज बाजार में आपकी रणनीति होनी कहाँ चाहिए और कहाँ पर आपके लिए पैसे कमाने के मौके बन जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि टाइटन की अगुवाई में जो तमाम ज्वेलरी स्टॉक्स हैं वो चमक रहे हैं। टाइटन करीब 2.5% ऊपर है। सुबह हमने मैनेजमेंट से बातचीत भी की और उस वक्त शेयर करीब 0.25% ऊपर था। उसके बाद हमने शेयर में तेजी देखी। थंगामाल ज्वेलरी में आज बढ़िया एक्शन हम देख रहे हैं। कल हमने देखा था कि 20% का अपर सर्किट लगा था क्योंकि शेयर ये कंपनी जो है प्रॉफिटेबल हुई थी। 55-60 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट पोस्ट किया था और जबकि पिछले साल सितंबर तिमाही में करीब 18-20 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा था। तो थंगामाल ज्वेलरी भी चल रही है। एक राय आपसे रोहन जी जानना चाहेंगे। फेस्टिव डिमांड बढ़िया रही, रिटेल सेल्स अच्छी रही है। हालांकि कंपनी थोड़ा सा ना मार्जिन को लेकर थोड़े कॉशियस है कि सोना इतना ऊपर है, एक तरह से इनके लिए रॉ मटेरियल है। आप जरा बताइए कि किस तरह का भविष्य आप देख रहे हैं और कोई कंपनी जिस पर आपकी विशेष नजर है और कोई बाइंग की रिकमेंडेशन आपकी ओर से? Yeah, I think so. Overall the demand has been very good. People are spending very well. तो वो ये एक अच्छा है जो आपने कंपनी बोली थंगवाल है, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। मीन्स ऐसी बात है कि प्रमोटर्स आर नॉट वेरी मच ओपन ऑन शेयरिंग डेटा, तो आप कहीं बहुत डिटेल नहीं फाइंड करोगे। पर साउथ में क्या है, साउथ इज अ प्योरली अ सेक्टर ऑफ गोल्ड। तो साउथ में कोई भी भाव नहीं देखता है, दे बाय गोल्ड। और ये अपने को पूरे वेस्ट वाले को तो खास सीखना चाहिए ये चीज। पर एनी विच वेज द थंगमलाई कुड बी अ गुड स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट इन कंपैरिजन ऑफ टाइटन। तो यहाँ पे ग्रोथ की जगह बहुत बड़ी हो सकती है और बहुत अच्छा स्केलिंग अप भी कर रहे हैं। तो पूरे साउथ में एक अच्छा होल्ड है, सिल्वर और गोल्ड दोनों में। बेहतरीन रनअप हमने थंगामाइल में देखा है। अगर आप पिछले 4 सत्र में देखेंगे तो स्टॉक लगभग 1.5 गुना हो गया। 2100 रुपए के आसपास के प्राइसेस से 3000 रुपए के ऊपर निकल के ये कारोबार कर रहा है। ये रिटर्न आपके स्क्रीन पर एक हफ्ते के थंगामाइल ज्वेलरी में। एक शेयर जो कमजोर है, आज हम देख रहे हैं कि वीकनेस उसमें बड़ी है और वो है CDSL। कल छोटी सी बाइंग आई थी लेकिन पिछले 5-6 सत्र में ज्यादातर ये शेयर गिरा ही है। 5 सत्र में देखेंगे तो ये करीब 4 सत्र में कमजोरी का शिकार हुआ है CDSL का शेयर। 1550 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। गौरव जी, CDSL क्या और नीचे जाएगा और क्या इसमें यहां से भी शॉर्ट करके पैसे बना सकते हैं? अभिषेक जी, पिछले कुछ समय से लगभग 1-1.5 महीने से CDSL का शेयर साइडवेज एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। रेंज है लगभग 1450 ऑन द डाउन साइड, 1650 ऑन द हायर साइड। अभी भी उसी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इट इज एट बेस्ट कि अभी इसे अवॉइड किया जाए, शॉर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि 1500 के अराउंड पे 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हो सकता है स्टॉक कुछ समय बिता दे वहां पे, कुछ सपोर्ट मिल जाए उस लेवल पे। तो एट बेस्ट इसे अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अवॉइड कर दीजिए CDSL को। लेकिन डाबर का शेयर हम देख रहे हैं कि वायदा में आज सबसे ऊपर है, करीब 3.25% के आसपास की तेजी है। और डाबर के शेयर में कल भी हमने अच्छी चाल देखी थी। हालांकि स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल रहा है। बाकी पेयर्स अगर आप तुलना करेंगे तो डाबर ने थोड़ा अंडर परफॉर्म पहले किया था लेकिन थोड़ी कैचअप करने की कोशिश हो रही है। डाबर, गौरव जी, क्या BTST करके जाएं और लगे हाथ आपकी जो पसंद हो BTST के लिए आप वो भी शेयर कीजिए? अभिषेक जी, कंसिडर किया जा सकता है डाबर को BTST के लिए। आज के दिन में अच्छी बढ़त आगे बढ़ाई है। सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकला है, वॉल्यूम सपोर्ट भी है, तो सर्टनली इसे किया जा सकता है। 530 के टारगेट्स के लिए BTST कंसिडर कर सकते हैं। जो मैंने जो शेयर चुने हैं अभी BTST के लिए, वन इज फ्रॉम द हॉस्पिटल से नारायण हृदयालय। करंटली एक रेंज ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। 1830 के भाव पे चल रहा है। स्टॉप लॉस इज आल्सो वेरी क्लोज बाय। 1780 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाय कर सकते हैं 1920 के टारगेट्स के लिए। जो दूसरा स्टॉक मैंने चुना है वो है मेरे हॉट फेवरेट स्पेस, दैट इज NBFC स्पेस से चोलामंडलम फाइनेंस। 1743 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आज के लो शुड बी इनफ 1718 1715 की रेंज में रखें और जो टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे वो क्लोज टू 1800 आ सकते हैं स्टॉक के अंदर।
तो 1800 के टारगेट के लिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ये आपकी एक पिक निकल कर आ रही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और अपडेट आपको दे देते हैं कि आज निफ्टी की कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के सितंबर तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। कैसे रहेंगे नतीजे, बताने के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए क्या एस्टिमेट्स हैं? देखिए, इंटरग्लोब एविएशन के नंबर्स की बात करें तो इस बार ठीक ठाक नंबर्स आने की उम्मीद है, क्योंकि आपको बता दें कि इस बार पैसेंजर्स का जो टोटल काउंट था उसमें इस क्वार्टर 12% का जंप देखने को मिला। जो ओवरऑल फ्यूल कॉस्ट है यानी ऑयल का खर्च, वो जो है थोड़ा कम ही रहा है। फ्यूल कॉस्ट में कुछ बहुत ज़्यादा बढ़त हमने नहीं देखी है, पर एवरेज फेयर जो है वो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 2% गिरता हुआ नज़र आया है। अगर हम 1-1 फॉरवर्ड बुकिंग्स के बारे में बात करें तो ओवरऑल जो नंबर्स रहेंगे वो ठीक ठाक आने की उम्मीद है। देखिए, आय में हम साल दर साल लगभग 8% बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। इबिटदार में जो है 9% ग्रोथ की उम्मीद है और ओवरऑल मार्जिन्स जो हैं वो 14.1% पे रह सकते हैं। और आखिरी में मुनाफे में 152 करोड़ कंपनी का मुनाफा रहेगा, ये हम आने की उम्मीद लगा रहे हैं। पर हाँ, आगे चल के मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, जो जिस तरीके से वो इंटरनेशनल एक्सपेंशंस कर रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ जो है अपडेट्स हैं, साथ ही साथ जो नए नेटवर्क्स हैं उनको किस तरीके से एडिशन कर रहे हैं, कोड शेयरिंग एग्रीमेंट्स किस तरीके से कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। देखते हैं किस तरह के नतीजे। और ब्रोकरेजेस की भी राय मिली जुली यहाँ पर आ रही है, और रेवेन्यू वगैरह में जैसा आप कह रही थी कि अनुमान है कि 13% तक के आसपास का बढ़ने का अनुमान है। इंटरग्लोब एविएशन को लेकर गौरव, आपकी राय क्या है? बहुत ही शानदार कंपनी है। अपने अंदर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इससे बेटर प्ले कोई है नहीं इंडियन मार्केट्स में। और आगे चलते हुए जिस तरीके से विंटर के अंदर वैसे भी ट्रैवल डिमांड इंक्रीज करती है, तो आई थिंक थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू अगर रखा जाए तो उस पर्सपेक्टिव से किसी भी आने वाले डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। अभी स्टॉक क्लियरली साइडवेज हो रहा है, हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर 5400 के आसपास का भाव दिखता है तो आई विल बी मोर देन इंटरेस्टेड। करंट लेवल पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना इंप्रेसिव नहीं होगा, इसलिए मैं डिप की वेट करूंगा फ्रेश एंट्री के लिए। खरीदारी के लिए डिप का वेट कर, यहाँ से 200 रुपए से ज़्यादा की गिरावट आए तब खरीदारी करें तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन फंडामेंटली वेल प्लेस्ड है, इनको लग रहा है कि लीडर है अपने सेक्टर में, तो यहाँ पर खरीदारी करें, लेकिन बाई ऑन डिप्स पे ही की राय दी जा रही है। अभी अभिषेक, CDSL पे सवाल आपसे पूछा गया था, लेकिन और भी कुछ प्लेटफॉर्म स्टॉक्स है जहाँ पर आज नए शॉर्ट पोजीशन बनते दिख रहे हैं। वहाँ की जो लॉन्ग पोजीशन है वो कटती दिख रही है। इसमें BSE, MCX दोनों में आज कमजोरी है। 2% से ज़्यादा की गिरावट BSE में दिख रही है, MCX में भी 2.5% से ज़्यादा की गिरावट है। रोहन जी, आप बताइए फंडामेंटली आपको कैसा लग रहा है ये BSE और MCX, ये दोनों काउंटर पर आपकी राय चाहिए? आई थिंक सो BSE की जो स्टोरी थी वहां पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेसिफिकली ऑन टू द एक्सपायरी। और ये आई थिंक सो स्टोरी में और कुछ नया ग्रोथ फैक्टर नहीं लग रहा है। सामने MCX में बहुत जगह लग रही है ग्रोथ की। यू आर गेटिंग 98% ऑफ द कमोडिटी मार्केट बिलो 1 लाख करोड़ ऑफ मार्केट कैप, विच इज अनबिलीवेबल। और साथ में जितने भी नई नई चीज ला रहे हैं MCX, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और एक बहुत बड़ी एसेट क्रिएशन हो रही है आफ्टर द सिल्वर मूव। सो MCX इज लुकिंग अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग बाय, बट BSE आई थिंक सो इट्स मोर लाइक अ सेल ऑन राइज। तो सेल ऑन राइज के साथ यहाँ पर BSE को लेकर राय निकल कर आ रही है। चलिए, लेकिन एक और अपडेट आपको दे देते हैं कि अगले 2 दिन किन अहम इवेंट्स पर आपकी नज़र रहनी चाहिए, यही जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी तृप्ति के पास। तृप्ति, बताइए कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जहां पर नज़र रखनी चाहिए और बाजार पर उसका असर हो सकता है? जी हाँ, देख लेते हैं कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि कल बाजार बंद रहेंगे गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में। इसके अलावा भी बहुत सारा बज़ कल होने वाला है। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI के आंकड़े यहाँ पर आने वाले हैं जिन पर नजर रहेगी। इसके अलावा भारत की अगर बात करूँ तो निफ्टी कंपनी सन फार्मा और ग्रासिम इंडस्ट्रीज Q2 के नतीजे यहाँ पर जारी करने वाली है। ब्लू स्टार, PNG और गोदरेज एग्रोवेट के भी दूसरी तिमाही के नतीजों पर बाजार की नजर रहने वाली है। देखना होगा कि आने वाले सेशन में किस तरह का रिएक्शन दिखता है। ग्लोबल कंपनीज की अगर बात की जाए तो क्वालकॉम और सॉफ्ट बैंक के नतीजे यहाँ पर आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कि 6 नवंबर के लिए कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अमेरिका में इनिशियल जॉबलेस क्लेम यहाँ पर आने वाला है।
अगर यूरोप की बात की जाए, यहाँ पर इंग्लैंड बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दरों पर यहाँ पर फैसला लेने वाला है, जो कि काफ़ी अहम होगा। निफ्टी कंपनी अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर Q2 के नतीजे जारी करेगी। इसके अलावा कंपनी LIC, ल्यूपिन और मैनकाइंड फार्मा के भी नतीजे आने वाले हैं। ग्लोबल कंपनीज में देखें तो एस्ट्राजेनेका और एयरबीएनबी के नतीजे यहाँ पर आएंगे। अजमेरा रियल्टी का जो बोर्ड है वो शेयर विभाजन को लेकर यहाँ पर विचार करने वाला है। साथ ही कंपनी अपने दूसरी तिमाही के नतीजे भी जारी करेगी। जाइडस लाइफ में भी बोर्ड फंड जुटाने को लेकर विचार करेगा। साथ ही जाइडस भी अपने Q2 के नतीजे यहां पर 6 नवंबर को जारी करने वाली है। IPO में देखें तो ओरेकला इंडिया की एक्सचेंजेस पर यहां पर लिस्टिंग होने वाली है, ये भी काफ़ी अहम होगी, तो इसको भी देखना होगा। ये थे वो सारे इवेंट्स जो हमें कल के लिए और 6 नवंबर के लिए अपनी नज़र में बनाकर रखना है। बिल्कुल तृप्ति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे ट्रिगर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस हमें बताने के लिए। कल बाजार में छुट्टी है, लेकिन रिजल्ट्स भी हैं, इवेंट्स भी हैं, जो कि तृप्ति हमें बता रही थी, और परसों के दिन के लिए यानी कि गुरुवार के सेशन के इवेंट्स भी आपके सामने हमने रखे। इस बीच एक और खबर स्टील सेक्टर से जुड़ी आपको बतानी है। स्पेशलिटी स्टील के लिए सरकार ने स्पेशलिटी स्टील पर PLI स्कीम का तीसरा चरण लॉन्च कर दिया है। क्या है ये खबर, इसके मायने क्या है, स्टील सेक्टर पर इसका किस तरह का असर पड़ता दिखेगा, सारी डिटेल्स देखकर हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई ये नई अपडेट क्या है? देखिए, स्टील सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। दरअसल स्टील मिनिस्ट्री ने स्पेशलिटी स्टील के लिए जो मौजूदा PLI स्कीम है उसके दायरे को बढ़ाया है। उसके थर्ड वर्जन को लॉन्च किया है, जिसे PLI 1.2 कहा जा रहा है, जिसमें कुछ नई कैटेगरी जो है ऐड किए गए हैं, खासकर स्पेशलिटी स्टील कैटेगरी के तहत ही अगर आप बात करें, जिसमें कई नए स्टील ग्रेड्स ऐड किए गए हैं, जिसमें डिफेंस और स्पेस सेक्टर से संबंधित जो स्टील कैटेगरी है उसको इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ जो इंसेंटिव्स अमाउंट है उसकी घोषणा की गई है, जिसके हिसाब से अगले 5 सालों के लिए, जिसकी शुरुआत फाइनेंशियल ईयर 2026 से होगी और फाइनेंशियल ईयर 2030 तक इसको प्रभाव में रखा जाएगा, उस पर प्रोडक्शन के हिसाब से कंपनीज को 4% to 15% के रेंज में फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का बेनिफिट मिलेगा। जो इंसेंटिव्स का डिसबर्सल है उसकी शुरुआत फाइनेंशियल ईयर 2027 से होगी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने जो बेस प्राइसिंग का ईयर है उसको भी अपडेट किया है और उसको FY25 निर्धारित किया है, ताकि जो करंट मार्केट ट्रेंड्स है उसके साथ ही अलाइन हो। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, खासकर स्पेशलिटी स्टील कैटेगरी में, क्योंकि सरकार इसमें आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहती है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना चाहती है। उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अभी तक करीब 22 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जिसके लिए इंसेंटिव्स का फायदा दिया जा रहा है, जिसमें सुपर एलॉयज, CRGO स्टील, स्टेनलेस स्टील, बोथ लॉन्ग एंड फ्लैट, टिटेनियम एलॉयज, कोटेड स्टील्स और इस तरह के तमाम कैटेगरीज हैं जहां पर स्टील प्रोड्यूसर्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का फायदा दिया जा रहा है। अभी तक करीब 44,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट फर्स्ट 2 राउंड्स में हासिल हुए हैं और अब सरकार ने कुछ नई कैटेगरी ऐड करते हुए जो एक्सिस्टिंग स्कीम है उसके दायरे को बढ़ाया है। स्पेशलिटी स्टील के लिए PLI पर ये एक और अपडेट और डेवलपमेंट इस वक्त सरकार की तरफ से फोकस यहाँ पर टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, JSW स्टील सेल जैसे काउंटर्स पर एक नज़र डालते हैं और स्टील सेक्टर पर ऑल इन ऑल। वैसे रोहन, आपका एक फंडामेंटल टेक भी हम जानना चाहेंगे। काफ़ी हद तक डेवलपमेंटल मूव्स ये आते हुए दिख रहे हैं सेक्टर की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, लेकिन कैसे देख रहे हैं लंबी अवधि के लिए स्टील मेटल सेक्टर को आप? मेटल इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखो तो JSW स्टील, जिंदाल स्टील, JSL, ये पूरे सेगमेंट हैज नॉट डन वेरी गुड। हिंडाल्को टेकिंग टू द फैक्टर हैज नॉट डन वेरी गुड फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years। और वैसे लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट से देखो तो तकरीबन 10 साल से, एंड आप मेटल इंडेक्स को भी देखो तो इट्स एट ऑल टाइम हाई। इंटरेस्टिंग प्ले वुड बी ओवर हियर इन के एक इंडिविजुअल सेगमेंट से जाने से बेटर है कि ETF ऑफ निफ्टी मेटल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। सो इट वुड बी अ गुड बाय फॉर इन्वेस्टर्स, बिकॉज एक वॉलेटिलिटी भी रहती है हम मेटल में देखते हैं, बिकॉज इट्स वेरी सिक्लिकल। सो ये ETF वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट ओवरऑल हमको लग रहा है JSL, हिंडाल्को इज आउट परफॉर्मिंग मार्केट्स, और वहां पे हम नेक्स्ट 3 से 6 महीने में देख सकते हैं कि मेटल कैन बी अ बिगेस्ट आउट परफॉर्मर। 3 से 6 महीने यानी कि वैसे शॉर्ट टर्म नजरिया भी मेटल में कन्विक्शन भरा इस वक्त एक्सपर्ट की तरफ से मिलता हुआ दिख रहा है, इस पर नजर रखेंगे जरूर। एक और स्टॉक है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, चोला इन्वेस्ट के नाम से जो जाना जाता है। गौरव, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे,
बाजार कमजोर है, स्टॉक में करीब 3% के मूव्स हैं एट डेज हाई एज वी स्पीक। यस मानसी, आज जो मैंने BTST अभी सजेस्ट किया है आपके चैनल पे, चोलामंडलम इज पार्ट ऑफ इट alongside with NH नारायण हृदयालय। तो मेरा एक बुलिश स्टांस है स्टॉक के ऊपर, मैं NBFC पैक के ऊपर बुलिश हूँ। उसके अलावा मैंने MFSL भी सजेस्ट किया था। तो आई थिंक यहाँ से ये जो NBFC स्पेस के अंदर है मोमेंटम अभी चलेगा। जिस तरीके से श्रीराम फाइनेंस ने अपने नतीजे पोस्ट किए हैं, एक टोन भी सेट किया है कहीं ना कहीं कि आने वाला जो समय है और जो क्वार्टर है वो NBFC स्पेस के लिए पॉजिटिव है। सो बोथ फ्रॉम अ ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट एज फार एज फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैं NBFC स्पेस पे पॉजिटिव हूं। दैट इंक्लूड्स चोला फाइनेंस एज वेल। ठीक है, चोला फाइनेंस को लेकर भी पॉजिटिव हैं गौरव जी। गौरव जी, जाते जाते आज हम देख रहे हैं कि ये जो ऑटो वाले स्टॉक्स हैं ना, बिकवाली के शिकार हो रहे हैं सारे के सारे। हीरो मोटो में गिरावट है, बजाज ऑटो भी हमने देखा कि एक रिवर्सल आया था अक्टूबर के महीने में, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो फेड हो रहा है वो एक कंसोलिडेशन वाले फेज के बाद। मारुति में कमजोरी है, हम ऊपरी स्तर से देख रहे हैं करीब 1000-1200 रुपए के आसपास की गिरावट मारुति के शेयर में आ गई है। टाटा मोटर्स में कमजोरी है। कोई शॉर्ट का सौदा आपके पास है आज की इस गिरावट के बावजूद भी, जहां पर आपको लगता है कि ये ट्रेंड और सस्टेन कर सकता है? नहीं अभिषेक जी, ये सेक्टर एट लार्ज पॉजिटिव है। यहाँ पे ऑपोजिट ट्रेंड और ऑपोजिट ट्रेड लेना एक एडवाइजेबल नहीं है। आई थिंक बेटर यही होगा इन्हीं सब शेयर्स में जो गिरावट आ रही है उस गिरावट को हम अक्यूमुलेट करना, ऐड करने के मौके की तरह यूटिलाइज करें, रादर देन हम कोशिश करें कि हम 2-3% को इसे शॉर्ट सेल करके कुछ कमाएं। ठीक है, अवॉइड कीजिए, शॉर्ट नहीं करना है। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। अब तो 2 मिनट का ही समय रह गया है, अब हम कोई ट्रेड नहीं समझेंगे। बाजार में आज क्या हुआ है एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं फटाफट। निफ्टी 25,600 हमने बताया था कि ये एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट लेवल है। अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग देती है तो फिर बाजार में गिरावट की जो संभावना है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। 170 अंकों की गिरावट है और ब्रीफली हम कह सकते हैं कि उसके नीचे, थोड़ा सा ही नीचे है 25,600 के। निफ्टी बैंक की बात करें 57,800, आज जो क्लोजिंग होने जा रही है करीब 300 अंक नीचे होने जा रही है और 58,000 का लेवल निफ्टी बैंक ने तोड़ा है। यानी कि आप जो रिकॉर्ड हाई से देखेंगे अगर तो लगभग 800 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट है निफ्टी बैंक में। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में ऊपरी स्तरों से करीब 350-450 अंकों के आसपास की गिरावट हो चुकी है, लगभग 500 अंकों के आसपास की, क्योंकि 25,100 के ऊपर हमने देखा था निफ्टी को, 52 वीक हाई उसका वो था और वहां से नरमी आ चुकी है। आज जो शेयर कमजोर हैं, हीरो मोटो की बिक्री के आंकड़े कमजोर आए थे, घरेलू बिक्री गिरी थी, शेयर सबसे ज्यादा टूटा करीब 4%। पावर ग्रिड में गिरावट 3.25% की, क्योंकि नंबर इसके कमजोर आए। एटर्नल को लेकर रिपोर्ट्स अच्छी है लेकिन इसकी गिरावट थम नहीं रही है, करीब 3%, ये भी शेयर टूटा है। अडानी एंटरप्राइजेज में हमने देखा कि नंबर इसके थोड़े से वीक आए हैं, करीब 3.25% की गिरावट हमने इसमें देखी है। और बाकी ऑटो में मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स जैसे शेयर आज कमजोर हुए हैं। टाइटन में नतीजे इसके अच्छे आए थे और मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी थी, करीब 2% ये शेयर चला है। भारतीय एयरटेल रिकॉर्ड हाइस पर, इसके नंबर भी हमने अच्छे देखे थे। और अफ्रीकी कारोबार और भारतीय कारोबार दोनों में अच्छा हमने ट्रैक्शन देखा है और आगे को लेकर सेंटिमेंट बेहतर होते नजर आ रहे हैं। SBI के शेयर में करीब हमने आधे % के आसपास की तेजी देखी है। SBI ने आज नया हाई बनाया है 950 रुपए के ऊपर जाकर, अब ये शेयर टिक रहा है। आज टोटल 50 में से निफ्टी के हमने देखा कि 42 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए हैं। 8 शेयरों में आज के सत्र में हमने तेजी देखी है। लेकिन बड़े मूवर्स जो आज के सत्र में जो शेयर रहे हैं, हमने देखा कि थंगामाइल ज्वेलरी में करीब 15-16% के आसपास की तेजी रही। TBO टेक इसने नतीजे जारी किए थे, उसमें हमने देखा कि करीब 10% के आसपास का उछाल हमें देखने को मिला है। कुछ अन्य नतीजों में सिटी यूनियन बैंक करीब 8% ये शेयर चला है। MRPL 52 वीक के नए हाइस पर ये शेयर कारोबार कर रहा है, 4% चल के ये बंद हुआ है। ओवरऑल एक वीक सेशन। कल की छुट्टी से पहले 175 अंक नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग की है, 25,587। 25,600 अगर बच जाता तो मतलब थोड़ा सा अच्छा फील होता, तो ठीक है। 175 अंकों की गिरावट इसमें रही है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 300 अंकों के आसपास की कमजोरी हमने निफ्टी बैंक में देखी। 57,800 के नीचे जाकर निफ्टी बैंक क्लोज कर रहा है। और आज निफ्टी बैंक के 12 में से हमने देखा कि 10 शेयरों में हमें गिरावट देखने को मिली। SBI और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे 2 शेयर हैं जहां पर आज हमने तेजी का सत्र देखा है।
चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। कल तो बाजार की छुट्टी है, लेकिन हाँ नतीजे आते रहेंगे। लेकिन अब ये मार्केट की बात हम परसों के सेशन में करेंगे। कल आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, शोज़ के दौरान हम नतीजों की बातचीत ज़रूर करेंगे। लेकिन फिलहाल इस शो में इतना ही। गौरव जी बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल विष्णु मोहन को और मुझे इजाज़त दीजिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। नमस्कार।